Hello everyone, I welcome all of you to this YouTube channel. आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 43 साइंस सब्जेक्ट के लिए, जो आई थी 12 अक्टूबर को। तो यहाँ हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो आपकी 10th की NCERT बुक में चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली, वी नो मैटर अराउंड अस इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। वी ऑल नो एटम्स एग्जिस्ट in form of elements, compounds and mixtures. Secondly, elements are substances containing atoms of only one type that we all know. Element would be a thing that would be containing atoms of similar type only. For example, either of a sodium, magnesium or the gold, etc. There are 100 elements known to us. We know only 118 elements this time. All these have different properties. Each and every atom has its distinct properties which are different from each and another atom. Out of these 118, only 98 are naturally occurring. What this means? This means that 98 elements or 98 atoms are naturally found, but rest have been prepared in labs in special conditions. So they are man-made, or we can say they are synthetic. Okay, so we have discussed, we can say we have a general knowledge of the topic, and now we are able to start the chapter from the NCERT. Okay, first question arises, why do we need to classify elements? That is, what is a need for the classification of elements? Why do we place elements in a periodic table? Or we can say need for periodic classification. तो सबको ले दे के बात यही निकलती है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया क्यों जाता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स को पीरियड्स में क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्यों रखा जाता है? तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले that there are 118 elements. अगर आप 118 elements को अलग अलग से इंडिविजुअली पढ़ोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से करते करते आपको 118 एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, उनकी सारी केमिकल रिएक्शंस, उनकी फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, सब कुछ जानना होगा अगर आप एलिमेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ नॉट फिजिबल, नहीं है मुश्किल, ये करना बहुत मुश्किल टास्क होगा कि हम 118 एलिमेंट्स को पढ़ें एक एक करके इंडिविजुअली। ठीक है, हम पढ़ लेंगे, लेकिन क्या हम अच्छे से याद रख पाएंगे? याद रख पाना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो उसके लिए एक तरीका है कि एलिमेंट्स को क्यों ना क्लासीफाई कर दिया जाए, क्यों ना उनकी ग्रुपिंग कर दी जाए। तो इसीलिए एलिमेंट्स को ग्रुप किया गया है, यानी कि क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर क्लासिफाइड इन सिमिलर ग्रुप्स एंड एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो हम देखते हैं जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको सेम पीरियड्स में, उनको सेम ग्रुप में रख दिया जाता है। पीरियड ग्रुप हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं ग्रुप। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक जैसे इंडिविजुअल्स को कैरी करता है, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स कौन है? यहाँ पे इंडिविजुअल्स एलिमेंट है, यानी एक जैसे एलिमेंट्स को कैरी करेगा। एक जैसे बोलने से मतलब है कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी होगी जिस वजह से उनको एक जैसा बताया जा रहा है। Then the earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the then known elements as metals and non-metals. तो हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? फर्स्टली अपना स्टडी को सिंपल करने के लिए, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखने के लिए, और इसको हम कह सकते हैं दैट दिस इज़ अ स्मार्ट स्टडी। अगर हम एक एक एलिमेंट को अलग से पढ़ने लगेंगे ना, आप बहुत बोर भी हो जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्मार्ट तरीका क्या है? हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें, ग्रुप्स में पढ़ें, हम ग्रुप को स्टडी करेंगे,
ग्रुप की स्टडी करने से हमको उस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स कंटेन्ड हैं उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आप एक एलिमेंट को पढ़ेंगे, साथ ही साथ ग्रुप में जितने एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं सबका इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो दैट वुड बी अ स्मार्ट स्टडी। तो हमको स्मार्ट स्टडी करना है। Earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the then known elements। शुरुआत में एलिमेंट्स को जो क्लासीफाई किया गया था उस समय पे ज़्यादा एलिमेंट्स तो नोन थे नहीं, हम बहुत एलिमेंट्स को नहीं जानते थे, कुछ ही एलिमेंट्स उस समय पे नोन थे। तो उस समय क्लासीफाई किया गया एलिमेंट्स को और दो कैटेगरीज में रखा गया। पहला कैटेगरी रखा गया मेटल्स का और सेकंड कैटेगरी रखा गया नॉन मेटल्स का। तो हम बहुत कुछ नहीं जानते थे एलिमेंट्स के बारे में, जितना कुछ जान पा रहे थे उसके बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल में कैटेगराइज किया। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशंस वर ट्राइड आउट एज आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज। जैसे जैसे हम एलिमेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और जानते गए तो हमने एलिमेंट्स को कैटेगराइज करना शुरू करा उनकी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर, यानी कि उनके नेचर के बिहाफ पर, कि किस तरह की प्रॉपर्टीज़ कौन सा एलिमेंट शो करता है, उसके बिहाफ पर हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। डोब्रिनर ट्रायड। ट्रायड जैसा आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ट्रायड, व्हाट इज अ ट्रायड? ट्रायड इज अ सेट ऑफ थ्री। व्हाट थ्री? इट कुड बी एनीथिंग यहाँ पे, लेकिन ट्रायड से मतलब है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, अ सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स। तो एक साइंटिस्ट थे डोब्रिनर, उन्होंने 1871 में, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने 1817 में कुछ ट्राइड्स बनाए, यानी सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, जिसमें सिर्फ एक सेट नहीं था, 3 सेट बनाए उन्होंने। और उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है डोब्रिनर ट्रायड। आप देख सकते हैं यहाँ 3 पेयर है। फर्स्ट पेयर लिथियम सोडियम पोटेशियम, सेकंड कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, देन थर्ड क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ट्रायड वर्टिकल फॉर्म में देखना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं देखना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे डोब्रिनर ट्रायड से, जो कि डोब्रिनर ने खुद ऑब्जर्व किया था। डोब्रिनर ने ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को 3 के सेट में, यानी कि ट्रायड्स में अरेंज किया, तो जो सेंटर वाला एटम था, यानी कि इस केस में फर्स्ट ट्रायड के केस में सोडियम हो जाता है। तो जो मिडल वाला सेंटर वाला एटम था, उसका एटॉमिक मास इक्वल था आउटर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज। देखो, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। तो 39 और 6.9 हो जाएगा अराउंड 45.9, तो ये हमको मिल जाएगा 45.9। साथ ही हमको निकालना है इन दोनों का एवरेज। अब 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो 2 वैल्यू के लिए एवरेज हम 2 से निकालेंगे। 2 से जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाएगा अराउंड 22.8, 22.9 ऑब्टेन होता है। एंड 22.9 इज रफली, और वी कैन से इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 23। दिस इज इक्वल टू 23, 22.9 equals to 23, and we can see that here the sodium, which is at the center place in the first triad, has an atomic weight equal to 23. Here Dobriner proved that when he placed atoms in a set of triads, the center atom was having atomic mass equal to the average atomic masses of the elements placed on both side of the center atom, जो कि हमने यहाँ देख भी लिया, प्रूव हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो यही सेम केस डोब्रिनर ने और दूसरे ट्राइड्स के साथ फॉलो करते हुए भी दिखाया, यानी कि सेकंड ट्राइड के साथ और थर्ड ट्राइड के साथ भी ये
कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। यानी देखा जाए तो डोब्रिनर कॉन्सेप्ट कुछ एक नया कॉन्सेप्ट था, जो पीरियोडिक टेबल, जो एलिमेंट्स के बीच में कुछ प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस कुछ देखे जा रहे थे। यानी कि डोब्रिनर वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व किया। पीरियोडिसिटी से मतलब है कुछ रेगुलर पैटर्न में चीज़ों को रिपीट होते हुआ समझा। जैसे फर्स्ट ट्राइड, जो फर्स्ट हमारा ट्राइड का सेट था, उसमें सेंटर एटम का एटॉमिक मास एवरेज है। सेकंड ट्राइड में भी सेंटर का जो सेंटर एटम है उसका एटॉमिक मास एवरेज के इक्वल आ रहा है। थर्ड ट्राइड में भी फॉलो हो रहा है। यानी कि एक पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व की गई, यानी कि रिपीटिशन देखा गया प्रॉपर्टीज़ का। तो डोब्रिनर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व किया। लेकिन ये जो डोब्रिनर ट्रायड है, इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई, क्योंकि डोब्रिनर ट्रायड वॉज नॉट कम्प्लीटली वैलिड फॉर ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। जितने एलिमेंट्स हमको पता थे, सबके लिए डोब्रिनर ट्रायड वैलिड फाउंड नहीं हो रहा था। ये केवल कुछ ही ट्रायड्स के सेट पर वैलिड फाउंड हो रहा था। तो क्योंकि बाकी एलिमेंट्स के साथ तो ये कॉन्सेप्ट ठीक बैठ ही नहीं रहा, तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या थी, क्या कमियां रह गई थी डोब्रिनर ट्रायड में? डोब्रिनर could identify only 3 triads from the element known at that time. उस समय पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, डोब्रिनर केवल 3 ट्रायड के सेट ही फॉर्म कर पाए थे। यानी वो ऐसे और ट्रायड्स ऑब्जर्व नहीं कर पाए जिन्हों में डोब्रिनर ट्रायड का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था वो फुलफिल होता हो। हेंस हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। तो आज की मॉडर्न स्टडी में हम डोब्रिनर ट्रायड को सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख पाते। हम देख रहे हैं कि डोब्रिनर ट्रायड केवल 3 ट्रायड्स के सेट पर ही सक्सेसफुल है। लेकिन आगे क्या, हमको तो पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए क्लासिफिकेशन का एक जनरल रूल लेके चलना था कि किस चीज़ को बेस बना के पीरियोडिक टेबल यानी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन को कंसिडर किया जाए। तो जो कि डोब्रिनर ट्रायड कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रह पाया। तो जब डोब्रिनर का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रह पाया, तो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जो अपना खुद का कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। देखिए उस समय पे क्या हो रहा था, जब कोई साइंटिस्ट कुछ नया बता रहे थे, तो जो बाकी साइंटिस्ट थे, बाकी केमिस्ट थे, वो भी सोच रहे थे कि क्यों ना हम भी कुछ नया बताएं, जिससे हमारा नाम भी हिस्ट्री में आ जाए, हम लोग भी जाने जाएं, इवन आफ्टर देयर लाइफ्स, जब वो इस धरती पर नहीं रहते उसके बाद भी। ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप कुछ ऐसा काम कर जाएं जिसके लिए आपको आपके जाने के बाद भी याद रखा जाता है। तो बाकी साइंटिस्ट भी चाह रहे थे कि हम ऐसा कुछ करें। डोब्रिनर का इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया कॉन्सेप्ट, तो हम कुछ क्यों ना ढूंढें जो इतना सक्सेसफुल हो और जो वैलिड भी हो, सक्सेसफुल रहे, वैलिड रहे, जिसको एक्सेप्ट किया जाए, वाइडली एक्सेप्ट किया जाए। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने क्या करा, जानते हैं न्यूलैंड की डिस्कवरी क्या थी? न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। अब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है कि एलिमेंट्स को सेट में रखा जाएगा। कितने सेट में? देखो, ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स 8 को दर्शा रहा है, 8 नंबर 8। तो ऑक्टेव्स के सेट में रखा। ऑक्टेव्स के सेट में आपको ये याद रखना कि 7 का पेयर था, 8 का नहीं। ऑक्टा मतलब है 8वां रिपीट हो रहा है, फर्स्ट एंड 8th में रिपीटिशन। अब देखें है क्या, ठीक है? तो इतना हमको समझ आ गया, कुछ पेयरिंग की बात है, 7 से 8 का नंबर है। तो न्यूलैंड ने क्या करा, उनको उस समय पे जो एलिमेंट्स नोन थे, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू करा ग्रुप ऑफ 8 में। उन्होंने देखा कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट एंड एवरी 8th एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7, तो 7 एलिमेंट और 8th एलिमेंट यहाँ आता है फर्स्ट के नीचे। उन्होंने देखा, किसने? न्यूलैंड ने ऑब्जर्व करा कि एवरी 8th फर्स्ट एलिमेंट एंड एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट
और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी देखी गई। जैसा कि आप इसको समझ सकते हैं, सा रे गा मा पा जो म्यूजिक की नोट होती है, क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा यहाँ पे। ठीक इसी तरह बिल्कुल सेम यही था, ये भी 7 का सेट है, यहाँ पे भी 7 का सेट है। एवरी 8th यूनिट थी वो सिमिलर थी फर्स्ट यूनिट की तरह। उनकी जो फीचर्स थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ देखी गई एवरी फर्स्ट एंड 8th। इसका मतलब जो 2nd है और जो 9th है उनमें भी देखा जाएगा, 3rd है और जो 10th है उसमें भी देखा जाएगा। तो ये फॉलो हो रहा था। हमने देखा कि एवरी फर्स्ट एंड 8th, 2nd एंड 9th, 3rd एंड 10th वर हैविंग प्रॉपर्टीज वेरी सिमिलर। तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो कि न्यूलैंड ने दिया था। लेकिन न्यूलैंड ने इतना हमको जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, देख सकते हैं आप कि डोब्रिनर से थोड़ा बड़ा काम ये कर पाए हैं। ये ज़्यादा एलिमेंट्स को कंसिडर करके, ज़्यादा एलिमेंट्स को अपने कॉन्सेप्ट में पुट करके एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट कुछ मैसेज हमको दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो भी कम्प्लीटली वैलिड फाउंड नहीं होता, क्योंकि ये जो पीरियोडिसिटी है फर्स्ट और 8th में रिपीटिशन जो देखा जा रहा है प्रॉपर्टीज़ का, वो भी केवल अप टू द कैल्शियम एलिमेंट, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, वहीं तक देखा गया। उसके आगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सक्सेसफुल फाउंड नहीं होता, यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो इसकी लिमिटेशंस भी जान लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की? इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उस समय पर कुछ अगर नया एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था, हमने उसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग उसी टेबल में इंसर्ट करने का कोशिश किया, तो वी फाउंड दैट एलिमेंट वाज नॉट गेटिंग फिट इनटू द टेबल। प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस आ जा रहे थे, उसकी पोजीशन कुछ बता रही थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और बता रही थी, प्रॉपर्टीज़ और पोजीशन मैच नहीं कर रहा था। मतलब पोजीशन जहाँ थी उसके अकॉर्डिंग जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो मैच नहीं कर रही थी, तो फुलफिल नहीं हो पाया। To fit element into his table, Newland put even 2 elements together, even in one slot, and that too in the column of unlike element having different properties. और एक क्या काम किया न्यूलैंड ने, कुछ एलिमेंट्स थे जिनको उनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको कहाँ रख देना चाहिए, ना उनको उनकी लोकेशन समझ आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रख दिया, नंबर 1 नंबर 2 हम मान लेते हैं, एक नंबर 1 है एक नंबर 2 है। एक ही स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स रख दिए, ठीक है, रखे। दूसरी बात, वो एलिमेंट्स का जो रो था जिस ग्रुप में उसको रखा गया था, उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज इन दोनों एलिमेंट्स में से किसी को मैच नहीं कर रहा था। कम से कम प्रॉपर्टीज तो मैच करता ना। हमने क्या पढ़ा कि ये जो हमारे ग्रुप बन रहे हैं ये वर्टिकल कॉलम्स में, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, यानी इस तरह से जो इस ग्रुप में रखा जाएगा एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं पाया गया। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि डोब्रिनर जो न्यूलैंड है उनके लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कार्ड कर दिया गया, ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया। चलिए आगे बात करते हैं प्रैक्टिस में क्या है आज के लिए। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये सब आप बता सकते हैं। अपना स्टडी को इजी बनाने के लिए, सारे एलिमेंट्स को स्टडी कर पाने के लिए, स्टडी को बोरिंग ना बनाने के लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आप खुद सोच के बता सकते हैं। राइट डाउन 3 एलिमेंट दैट शो डोब्रिनर ट्रायड। डोब्रिनर ट्रायड में आपको किसी एक सेट का नाम बताना है, ये आप बता सकते हैं। न्यूलैंड डिवाइडेड एलिमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। क्या हर रो में 8 एलिमेंट ईच था? बिल्कुल नहीं, 7 थे, तो ये फॉल्स है। राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक सामने है आपके, बता सकते हैं।
एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट रख दिए थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी मैच नहीं कर रही थी। दूसरा कि जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट थे वो डोब्रिनर ट्रायड में फिट नहीं बैठ रहे थे। कैन फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट बी क्लासिफाइड एज डोब्रिनर ट्रायड? क्या हम इनको डोब्रिनर ट्रायड में फिक्स कर सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। ये तो हम चेक करके ही बता सकते हैं। सोडियम इज़ 23, क्लोरीन इज़ 35, तो 35 एंड 23 इज़ अराउंड 58। और इसको डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो हमको मिल जाएगा 2, 18 इज गया 9 यानी कि 29। और सिलिकन है हमारा, सिलिकन 28। तो रफली है, कंप्लीटली नहीं है। थर्ड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम इज़ 9, कैल्शियम इज़ 20, तो ये कैल्शियम 40, मास 40, तो ये हो गया हमारा 49। 49 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 24.5। सेंटर में कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है हमारा 24, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली है, फिक्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये हाँ ठीक है, ये डोब्रिनर ट्रायड को फॉलो कर रहा है। हम देखें, हमको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, ये तो डोब्रिनर ट्रायड को फॉलो कर रहा है कुछ हद तक। चलिए, तो आज की वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ आपकी वर्कशीट के एक्सप्लेनेशन पर या और किसी टॉपिक पर जो आप चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लस आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों को जो आपको लगता है जिनको इनकी ज़रूरत है। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।